तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है? तो आंसर होगा दिस मोमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक भारतीय ने यहाँ पे पुरस्कार जीता था और वो प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। क्या प्रश्न था वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? ग्रैमी अवार्ड्स की। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 वाला संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है? तो 66 नंबर का है। इसका आयोजन किया गया अभी अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ये ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद ही होगा। कौन देता है? अमेरिका के रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो अभी एक भारतीय एल्बम ने ये अवार्ड जीता है और इसका नाम है दिस मोमेंट और इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इस एल्बम में 4 भारतीय शामिल हैं। चारों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक जो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, उन्हें आप जानते ही हो। एक वायलिन वादक राजगोपालन है। एक गायक हैं शंकर महादेवन, ये भी नाम आपने सुना है। और एक ताल वादक हैं सेल्वा गणेश विनायक राम। तो ये इसमें 4 भारतीय हैं। इनके ग्रुप का नाम है शक्ति, ये भी ध्यान रखना, मतलब एक बैंड ग्रुप है, उसमें ये 4 भारतीय हैं। और उस बैंड ग्रुप ने जो एल्बम गाया है उसका नाम है दिस मोमेंट और इसी को ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। बात आपको समझ में आ गई? और इतना ही नहीं, इसके अलावा जाकिर हुसैन और एक बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, उन्होंने पाश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड और एज वी स्पीक के लिए बेस्ट कंटेम्परेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का अवार्ड भी जीता है। तो इस तरह से इस इवेंट में आप कह सकते हो यहाँ पे जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए, तो बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी जीते और बाकियों ने 1-1 ग्रैमी अवार्ड जीता। तो ये जो भारतीय नाम है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे तो और भी अवार्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि ये एक पढ़ लेना, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड टेलर स्विफ्ट को मिला है मिडनाइट्स के लिए। बाकी और भी आप रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। बाकी जो इंपॉर्टेंट भारतीय थे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे बता दिए। क्योंकि आप नोटिस करना 2022 में भी एक भारतीय ने ये ग्रैमी अवार्ड जीता था, वो आखिरी भारतीय थे ग्रैमी जीतने वाले 2022 में। तो जब उन्होंने जीता था तो बाद में जो एग्जाम हुए थे वहां पे उनके ऊपर एक प्रश्न बना था। प्रश्न क्या बना था? प्रश्न ये बना था कि उनका नाम रिकी केज है, उन्होंने किस एल्बम के लिए ग्रैमी जीता है, ये प्रश्न आया था। बाकी देखो, ग्रैमी अवार्ड से भी कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एक तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार दिया गया था ये 4 मई 1959 को। और पहले भारतीय कौन है जिन्हें ये ग्रैमी पुरस्कार मिला था? ये अच्छा प्रश्न होगा। पंडित रविशंकर जी को मिला था। सितार वादक है वो, 1968 में मिला था पहली बार। वैसे उन्हें 5 बार ये ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है, 5 बार। और फिर 2013 में ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला था। वहीं महिलाओं में बात करें, पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह है। और सबसे आखिरी बार मैंने आपको बताया 2022 में रिकी केज को मिला था। वैसे रिकी केज का ये दूसरा ग्रैमी था, क्योंकि इससे पहले 2015 में भी मिल चुका है। लेकिन मेरा प्रश्न था आखिरी बार रिकी केज का नाम ही होगा जो भारतीय थे ये पुरस्कार पाने वाले। उनके एल्बम का नाम था डिवाइन टाइड्स और यही प्रश्न आया था एग्जाम में। तो क्वेश्चन में जो भी काम की जानकारी थी पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारा बता दिया। इतने पॉइंट्स आप याद रखना। हम अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बीना मोदी को। तो मोदी एंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन है ये डॉक्टर बीना मोदी, और इनको भी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ही इनको ये सम्मान दिया गया। एक दीपा भंडारे का नाम आपने सुना होगा, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी ये। फिर बताओ, अभी हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा वेई यी। हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2024 की। इसे चेस का विंबलडन भी कहा जाता है। वैसे विंबलडन ओपन आप जानते हो टेनिस का टूर्नामेंट होता है जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2024 की, जिसका आयोजन हुआ था अभी नीदरलैंड में, और इसके विजेता रहे वेई यी। ये चाइना से हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा कौन विजेता रहे? वेई, जो चाइना से, वेई चाइना से हैं। और 2024 में ये इसका 86 नंबर का संस्करण है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा यानी कि वर्ल्ड आर्चरी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा अदिति गोपीचंद को। तो भारतीय तीरंदाज हैं
इंडियन आर्चरी प्लेयर हैं ये अदिति गोपीचंद, जिनको भी वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और 2023 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। 2023 में ही जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी ना, कहाँ पे, जर्मनी में, उसमें गोल्ड जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी। और 2023 में एक और इन्होंने कारनामा किया था, आयरलैंड में जो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हुआ था उसमें गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय ये बनी थी। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में तो इन्होंने ब्रोंज जीता था, लेकिन कंपाउंड टीम में इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये है अदिति गोपीचंद। अच्छा, ये शीतल देवी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरा आर्चरी प्लेयर हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। अभी एक तो अर्जुन अवार्ड इनको मिला था और एक सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार भी इनको मिला था। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात करते हैं तो स्थापना 1931 में हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड कौन है, उगुर एडनर। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह ये बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने और साथ ही में इन्वेस्टर भी बन गए हैं। बोट कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि ईयरफोन वगैरह, ईयरपोड्स आते हैं और चार्जर वगैरह, चार्जर की केबल वगैरह, ये सब आते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो आंसर होगा रितु बहारी। अब ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है, तो नाम इंपॉर्टेंट होगा इनका। नाम क्या है? रितु बहारी है। और आपको पता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? जो उस राज्य के गवर्नर होते हैं। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। तो उन्होंने यहाँ पे इनको शपथ दिलाई है। और अगर प्रश्न आपसे पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट के बारे में वर्णित है, तो 214 से लेके 231 तक। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। शपथ दिलाते हैं गवर्नर, नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। तो नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 217 में है। और अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिहाजा से पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। और आप जानते हो कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो अन्ना चांडी उनका नाम है। केरल हाईकोर्ट से थी। वहीं हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी रही थी। और इनका नाम काफी न्यूज में रहा क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और अभी आपको पता है इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। अच्छा, क्वेश्चन में हम आते हैं, रितु बहारी की बात कर रहे थे। हमने कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस हो गई है। इसी तरह से एक और राज्य है जहां पे अभी कुछ समय पहले ही पहली महिला, उस राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। मैं बात कर रहा हूं गुजरात हाईकोर्ट की। और कौन बनी थी? सुनीता अग्रवाल बनी थी। और अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान हाईकोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बने कौन? MM श्रीवास्तव बने। अच्छा, इसके अलावा भी 3-4 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस और बन गए हैं, वो एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो राजस्थान का भी नया बना, वो मैंने आपको बता दिया, MM श्रीवास्तव। एक अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, नाम है अरुण भंसाली। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बने विजय बिश्नोई। उड़ीसा हाईकोर्ट के बने चक्रधारी शरण सिंह। और मेघालय हाईकोर्ट के बने S वैद्यनाथन। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा अहमद अवद बिन। तो ये नाम है इनका, अहमद अवद बिन। ये भी यमन देश के अभी तक विदेश मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब यमन देश के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले मैं आपको यमन देश दिखाता हूं। आप देखो, ये रहा मैप में यमन। कैपिटल इसकी सना होती है, करेंसी है यमनी रियाल। यमन देश के बारे में मैंने आपको पिछले साल बताया था। कब बताया था? आपको याद होगा, बंगाल की खाड़ी में मोचा नाम का एक चक्रवात आया था, एक तूफान आया था। उसका मोचा नाम यमन देश ने ही रखा था। अब याद आया होगा आपको। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अभी करंट अफेयर्स में ये सारे नाम है, 2024 के ही अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, वो भी रिवाइज कर लो। अजाली असोमानी अभी कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने थे। गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। वैसे अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति है कौन? इमैनुअल मैक्रोन। ये हमारे रिपब्लिक डे समारोह पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे। और बर्नार्डो एवरेलो ये ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना में नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी। तो अभी भारतीय सेना इंडियन आर्मी में अभी नए वाइस चीफ यानी कि नए उप प्रमुख बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने किनका स्थान लिया? MV सुचिंदर कुमार का स्थान लिया। वैसे हमारे चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे है।
आर्मी डे आपको बताइए 15 जनवरी को मनाया था हमने। नेवल चीफ अगर मैं पूछूं तो आर हरि कुमार है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। वहीं एयर चीफ मार्शल की बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं और वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। अनिल कुमार लाहोटी अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अरविंद पनगड़िया इंपॉर्टेंट नाम है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। और राहुल रसगोत्रा अभी आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल बने थे। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने। तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल बने हैं ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अब आप पूछोगे कि ये एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? तो आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल के बारे में। याद आया? अरे भाई याद करो, अभी मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल ये केंद्र सरकार का वकील होता है, यानी कि चीफ लीगल एडवाइजर। सिंपल सी भाषा में बोलोगे तो केंद्र सरकार का जो वकील है, जो उसे कानूनी सलाह देता है, उसके लिए केस वगैरह वगैरह होते हैं तो उसके लिए केस लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो उसी तरह से राज्यों के लिए भी होता है, राज्यों का वकील आप बोल सकते हो, उसे ही एडवोकेट जनरल कहते हैं। और इन्हें नियुक्त कौन करता है? तो उस राज्य का जो गवर्नर होता है वही उसे नियुक्त करता है। तो वर्तमान में अभी हमने कहा ये राजस्थान के एडवोकेट जनरल बने हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो बताओ इन्हें कौन नियुक्त करेंगे? राजस्थान के जो गवर्नर होंगे, और वो कौन है? कलराज मिश्र हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? एमएस सिंघवी का स्थान लिया है। तो एडवोकेट जनरल मैंने आपको वैसे समझा ही दिया कि ये किसी भी राज्य का उच्च विधि अधिकारी यानी कि हाई लॉ ऑफिसर होता है, जिनका काम क्या होता है? राज्य सरकार को जो भी लीगल मैटर होते हैं उनमें ये उन्हें सलाह देगा, कोर्ट में सरकार के लिए केस लड़ेगा, उनकी पैरवी करेगा। और इनके बारे में संविधान में वर्णित है आर्टिकल 165 में, जो कहता है कि हर राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा और उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो आर्टिकल 177 में है। और आपको याद होगा अभी एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि अभी कॉमनवेल्थ देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का भी आयोजन हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणि है, 16वें नंबर के हैं, जिन्हें आप हिंदी में महान्यायवादी बोलोगे। और उन्हीं की सहायता के लिए एक सोलिसिटर जनरल भी होते हैं, जो हमारे कौन है अभी वर्तमान में? तुषार मेहता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय जाजू। तो संजय जाजू ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में नए सचिव बने हैं। इन्होंने अपूर्व चंद्रा की जगह ली है। और हमने पढ़ा था अभी अपूर्व चंद्रा ये स्वास्थ्य मंत्रालय में नए सचिव बन गए हैं। अच्छा, कुछ और सचिव हैं, कुछ और सेक्रेटरीज हैं जिनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में ये अभी सेक्रेटरी बने हैं, सचिव बने हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, हेल्थ सेक्रेटरी बने कौन? अपूर्व चंद्रा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बने संजय जाजू। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में सेक्रेटरी यानी कि सहकारिता मंत्रालय में सचिव बने आशीष कुमार भूटानी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सेक्रेटरी बने अनिल मलिक। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सेक्रेटरी बने, उनका नाम है सुमिता डावरा। उसके अलावा ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन भी बने हैं, ये भी याद रखना, विजय कुमार। ये एक अपॉइंटमेंट मैंने आपको और बताया, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं तो 2-3 सेक्रेटरीज तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजू गौबा है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम ये प्रमोद कुमार मिश्रा, जिसे आप पी के मिश्रा बोलते हो। और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट कौन है? राजेश वर्मा है। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। एक्चुअली में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लेबोरेटरी में मछली का मांस बनाएगा। और ये है कहां पर? केरल के कोच्चि में। और ऐसा भारत में पहली बार होगा, यानी कि लैब में मांस को विकसित किया जाएगा पहली बार, लेबोरेटरी में ऐसा भारत में पहली बार होगा। क्यों बना रहे हैं ये लोग? क्योंकि दिन ब दिन मछली खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि यूं कह सकता हूं उनका कंजप्शन बढ़ रहा है। कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसमें मछली को पालने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें मारने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे लेबोरेटरी में जो इन्होंने कहा कि जो मांस बनेगा, ये जो मीट डेवलप्ड करेंगे, उसका शेप दिखने में भी वैसा ही होगा, स्वाद में भी, और जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो भी वैसे ही होंगे। मतलब खाने वाले को अगर बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, ये इनका कहना है। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा
ओलेग कोनोनेंको ने। तो ओलेग कोनोनेंको ये रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी इन्होंने ही अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने अपने ही देश के एक अंतरिक्ष यात्री हैं गेन्नेडी पडल का इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका रिकॉर्ड 878 दिनों का था। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ओलेग कोनोनेंको हैं ये 5 जून तक स्पेस में रहेंगे और इस प्रकार उन्हें स्पेस में रहते हुए 1000 दिन पूरे हो जाएंगे। अच्छा, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैसे हमारी इसरो है, अमेरिका की नासा है, जापान की जाक्सा है, तो रशिया की क्या है? रोसकॉस्मोस है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है, तो आंसर करना क्रिस्टीना कोच है। और क्रिस्टीना कोच का नाम मैंने आपको और भी कई जगह रिवाइज करवाया है। जब भी हम नासा की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं नासा का एक आर्टेमिस मिशन है जिसके तहत चांद पर जाने वाली ये पहली महिला होंगी। क्रिस्टीना कोच इनका नाम है। और फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा लंदन। तो अभी हाल ही में जारी टॉमटॉम इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार पिछले साल लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर रहा। मतलब एवरेज 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको यहाँ पे 37 मिनट और 20 सेकंड का समय लगेगा। और इसके बाद इस लिस्ट में आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है और फिर कनाडा का टोरंटो है। भारत का कोई शहर है क्या? भारत का है बंगलुरु। बंगलुरु इसमें 6ठे स्थान पर है, तो पुणे 7वें स्थान पर। तो आप कह सकते हो टॉप 10 में ये 2 भारतीय शहर आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आंसर होगा भूटान। तो आप सभी जानते हो अभी जो बजट जारी किया गया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, वो फुल बजट तो नहीं था, उसे अंतरिम बजट कहेंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो इलेक्शन के पहले जो बजट आता है वो अंतरिम बजट कहलाता है। और अभी इसमें भारतीय सहायता प्राप्त करने वाले देशों की सूची जारी की गई जिसमें बताया गया कि 2023-24 में टोटल कितने रुपए की हमने हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। कुछ फंड हम गिफ्ट के रूप में दे देते हैं जिसे उनको लौटाना नहीं होता, और कुछ हम लोन के रूप में देते हैं जिनको उनको लौटाना होता है ब्याज के साथ। तो टोटल इन्होंने राशि बताई कितनी? 6541.79 करोड़ रुपीस। और इसमें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है भूटान, इसको मिले 2398.97 करोड़ रुपीस। उसके बाद मालदीव का नंबर आया 770.90 करोड़ रुपीस। फिर नेपाल और बाकी और देश रहे। और अगले साल का इन्होंने अनुमान लगाया कि 2024-25 में हम कितना देंगे, जिसमें अनुदान भी आ जाएगा और ऋण भी आ जाएगा। अनुदान मतलब मैंने आपको बताया ना, अनुदान मतलब गिफ्ट समझ लो, हम दान दे रहे हैं, आपको वापस लौटाना नहीं है। और ऋण मतलब तो लोन होता ही है। जो टोटल राशि इन्होंने बताई 2024-25 के लिए कि भारत कितना देगा, तो 5848.58 करोड़ रुपीस। और आपको पता है, हमने पढ़ा है, निर्मला सीतारमण जी ये कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? 6 बार। इसमें से 5 तो पूर्ण बजट है और 1 ये अंतरिम बजट है। सर्वाधिक बार कौन कर चुके हैं? मोरारजी देसाई कर चुके हैं 10 बार। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो इंडेक्स कौन सा है? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। बात करें इसको जारी किसने किया? ब्रांड फाइनेंस ने जारी किया है। और इस इंडेक्स में इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कि कौन अपने ब्रांड के ऊपर अच्छे से काम कर रहा है, मतलब उसकी जो ब्रांड वैल्यू है उसे बनाए रखने के लिए उस पर काम कर रहा है, जिससे उसके कर्मचारी, उसके निवेशक सभी खुश रहें। तो इस इंडेक्स में पहले टॉप की बात करते हैं। टॉप पे कौन है? टॉप पे हुआ है, ये चाइना के हैं और उनकी कंपनी का नाम है टेंसेंट। दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी है और उनकी कंपनी रिलायंस है, आप जानते ही हो। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा इंदौर में। तो अभी पर्यावरण मंत्रालय ने अभी विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया। इंदौर में भी कहा? इंदौर में जो एक रामसर साइट है, सिरपुर झील, वहां पर। आपको बताया अभी हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया था, आर्द्रभूमि दिवस, कब? 2 फरवरी को। और उसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। और वैसे वेटलैंड से संबंधित सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि पहली बार ये दिन हमने 1997 में मनाया था। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईरान में एक रामसर नाम का स्थान है जहां पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं।
और मैंने ये आपको ये भी बता दिया कि भारत इसमें शामिल कब हुआ था, 1 फरवरी 1982 1982 में। और अभी 2024 में बात कर रहे हैं, 5 नए रामसर, भारत के 5 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। तो अब टोटल भारत में कितनी रामसर स्थल हो गए हैं, 80 हो गए हैं। अभी 5 में से 3 कर्नाटक के बने और 2 तमिलनाडु के। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है, तमिलनाडु में है, 16 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कहां पे, नई दिल्ली में। और इसमें सभी राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर्स ने हिस्सा लिया। थीम क्या रही, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। अच्छा, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? जब अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल की बात कर रहे हैं तो इनका नाम तो हमें पढ़ना ही होगा। तो आप सभी जानते होंगे, आर वेंकटरमणि है, 16वें नंबर के हमारे महान्यायवादी हैं ये। और सोलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। थोड़ी सी अगर बात करें अटॉर्नी जनरल, जिनको नहीं पता हो ये कौन होते हैं, तो सिंपल सा याद रखना, ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। या और भी सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आप कह सकते हो ये भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत सरकार की तरफ से ये मुकदमे लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इनके बारे में आपको मिलेगा अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। और इनकी हेल्प के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो मैंने आपको बताया तुषार मेहता है। अच्छा, ये तो केंद्र सरकार के लिए होते हैं। इसी तरह से राज्य सरकारों में भी होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, उनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। जो काम ये अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए करते हैं, वही काम वो राज्य सरकारों के लिए करते हैं। या कहूं मैं, राज्य सरकारों का वकील होता है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई कहां पे, नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहां पे किया, तो आंसर होगा गोवा में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है, ये भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 है। और इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था, वो बेंगलुरु में हुआ था। इस बार हुआ है गोवा में, 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मोदी जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि अगले 5 से 6 सालों में ऊर्जा में करीब 67 अरब यानी कि 67 अरब डॉलर का निवेश होगा। और ये भी बताया कि पेट्रोल में हमारा जो इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है वो 20% का है, 2025 तक हमें उसे पूरा करना है। मतलब ये लक्ष्य तो हमें पहले से याद है, लेकिन उन्होंने फिर से रिपीट किया उस बात को। और आप जानते ही हो, हमारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का, नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य क्या है, 2070 है। और ऊर्जा स्वतंत्र बनने का, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का लक्ष्य हमारा 2047 है। और ऊर्जा से एक योजना याद आएगी आपको, जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मोदी जी ने घोषणा की थी। मैं बात कर रहा हूं 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने शाम को एक सूर्योदय योजना की घोषणा की थी, आपको याद होगा। और बजट में भी उसके बारे में कहा गया था। निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इस योजना के अंतर्गत जो छतों पे अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। और ऊर्जा से क्या आप रिलेट कर सकते हो, एक तो दिवस आप याद करो, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यह भी 14 दिसंबर को आपने मनाया था। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी आपने मनाया, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को। और पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 जारी किया था, हिंदी में बोलोगे तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत 67 नंबर पे था और इसमें टॉप पे स्वीडन रहा था। तो एनर्जी से संबंधित ये करंट अफेयर्स के और भी पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इनको ध्यान में रखना।